हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो जनता थी, भारतीय जनता, उसने बगावत करी किसके खिलाफ? अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन कर रही थी, उसके खिलाफ भारतीय जनता ने बगावत करी। कब करी? 1857 में। और उसके बाद क्या परिस्थितियां रही? इसमें हमारा टॉपिक है नीतियां और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नीतियां बना रही थी और उन नीतियों का वहाँ की भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, उस समय की भारतीय जनता पर। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर तरह तरह के असर पड़ रहे थे। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नीतियां बनाती थी, उनसे राजा, रानी, किसान, सिपाही, आम जनता, आदिवासी जो जंगल में रहते थे, सब पर, और जमींदार, इन सब पर अलग अलग तरह के असर पड़ रहे थे। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नीतियां बनाते हैं और वो जनता को, आज की सरकार का अगर हम उदाहरण लें, अगर आज इस टाइम में कोई भी सरकार हो जो सत्ता में है, वो कोई नीतियां बनाए या कोई नया कानून जो जनता के हित में ना हो, तो जनता उसका विरोध करती है। इसी प्रकार उस समय में जो अंग्रेज सरकार नीतियां बनाती थी, अगर वो हित में नहीं होती थी, तो उस टाइम की भारतीय जनता उनका विरोध किया करती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नवाबों की छीनती सत्ता। मतलब जो नवाब थे, उनकी सत्ता जो धीरे धीरे अंग्रेज छीनते थे। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। मतलब 18वीं सदी जो थी, उसके बीच से ही, 18वीं शताब्दी के बीच में से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। नवाबों की सत्ता और सम्मान जो थे, वो दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट कौन होते हैं? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी होता था, जो भारतीय राजाओं या नवाब जो थे, उनकी दरबार में नियुक्त किया जाता था। ये कंपनी के हितों की रक्षा करता था और उन्हें इसी के माध्यम से कंपनी नवाबों के जो अंदरूनी मामले थे, उनमें दखलंदाजी भी किया करती थी। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। मतलब जो स्थानीय शासक होते थे, उनकी जो सेनाएं रखते थे वो अपने पास, उसको भी अब भंग कर दिया गया था। अब वो अपनी सेनाएं नहीं रख सकते थे। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। मतलब जिन इलाकों से वो राजस्व कर वसूल किया करते थे, वो अब धीरे धीरे करके कंपनी छीन रही थी। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी बनने दे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, वे मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। जब कंपनी के पास ताकत थी और वो श्रेष्ठ बनती जा रही थी, तो उन्होंने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने लगी आखिरी रियासतों में से थी। मतलब अवध की जो रियासत है, अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है।
मतलब उस टाइम के जो गवर्नर जनरल डलहौजी ने थे, उन्होंने कहा कि जो अवध का शासन है वो सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा और शासन को सही से चलाने के लिए कंपनी का नियंत्रण ज़रूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। डलहौजी ने यह ऐलान किया कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो उनके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को कंपनी बादशाह नहीं मानेगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। मतलब जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी वो आखिरी मुगल बादशाह हैं और उनके बाद जो उनके पुत्र बचेंगे कंपनी उन्हें बादशाह नहीं मानेगी बल्कि उन्हें राजकुमार के ही रूप में मान्यता देगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसान और सिपाही। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। मतलब जो गांव में किसान और जमींदार थे, कंपनी ने उन पर भारी भरकम लगान लगाकर उनसे वसूल कर रही थी, तो इनसे जमींदार और किसान दोनों ही परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इस कारण उनकी जो पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें थी वो उनके हाथों से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण भी परेशान थे। जो सिपाही थे, कंपनी की फौज में काम किया करते थे, वो अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। मतलब उस टाइम में ऐसा माना जाता था कि जो ग्रंथ हैं उनमें ये लिखा होता था कि अगर समुद्र से यात्रा की जाएगी तो उनका जो धर्म और जाति है वो भ्रष्ट हो जाएगा। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। कंपनी के सिपाहियों ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने का एतराज़ नहीं था। मतलब अगर उन्हें कहीं जाना है तो वे समुद्र यात्रा करके नहीं जाएंगे बल्कि ज़मीन के रास्ते से जाया करते थे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी का एक नया कानून बनाना पड़ा। जो कानून इस बात की साफ दलील देता था कि अगर कंपनी की फ़ौज में आप नौकरी करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी करना पड़ेगा। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुधारों की प्रतिक्रिया। मतलब जो कंपनी सुधार कर रही थी भारतीय समाज में, उनके प्रति जनता ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करी। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। मतलब अंग्रेज़ सरकार ये मानती थी कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए, जिससे धार्मिक ठेस पहुंची। लोगों के दिलों पर क्या हुआ? ठेस पहुंची। सती प्रथा जो है एक कानून था। इसमें क्या होता था कि पति के मरने के बाद अगर पत्नी जिंदा है तो उसको जलाया जाता था जिंदा। और विधवा स्त्री का विवाह करने के लिए अंग्रेज़ों ने कानून बनाए। अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। मतलब एक ऐसा कानून बनाया गया कि अगर आप ईसाई धर्म को अपनाएंगे तो उससे आप
इजीली ईसाई बन सकते हैं। तो इससे भी लोगों को ये लगा कि कंपनी हमारा धर्म भ्रष्ट कर कर हमें ईसाई बनाना चाहती है। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब अगर कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम भारतीय है और वे ईसाई धर्म अपनाता उस टाइम में, तो उसकी जो पुरखों की संपत्ति उस पर उसका अधिकार बना रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें समाज चाहते थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।